जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ और उनके कवि वर्गीकरण का। यह युग मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित हैं, अनुशासन धारा और स्वच्छंद धारा। अनुशासन धारा के कवि नैतिकता, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति को प्रमुख मानते हैं। वहीं स्वच्छंद धारा के कवि व्यक्तिगत भावनाओं और कल्पना की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इन्हीं दोनों धाराओं से द्विवेदी युग का संतुलित साहित्यिक स्वरूप बनता है। यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो द्विवेदी युग का नामकरण, नागरी प्रचारणी सभा और सरस्वती पत्रिका नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें ताकि यह अध्याय और भी स्पष्ट हो सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हिंदी साहित्य के अगले भाग की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे हस्तलिखित नोट्स की ओर। द्विवेदी युग के अनुशासन की धारा के कवि या फिर द्विवेदी के समर्थक कवि कौन कौन है? मैथिली शरण गुप्त और इनके भाई थे सियाराम शरण गुप्त। याद रखिएगा, नीचे हम लोग सभी कवियों का ट्रिक से याद करेंगे। द्विवेदी युग में जो अनुशासन धारा के कवि थे कौन कौन थे, ट्रिक देखते हैं। श्री राम कहे मैं आया सीता को लेने। श्री राम कहे मैं आया सीता को लेने। श्री से श्रीधर पाठक, राम से रामचरित उपाध्याय और मैं से मैथिली शरण गुप्त और आया से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत और सीता से सीताराम शरण गुप्त और छठवां है लेने से लोचन प्रसाद पांडे। याद रखिएगा, इसमें से जो दूसरा है तीसरा है, यानी कि दूसरा है तीसरा है और चौथा है और छठवां है। ये चारों पहले ब्रज में अपनी रचनाएं लिखते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से खड़ी बोली के कवि बने, यानी ब्रज को छोड़ा और खड़ी बोली में रचनाएं करना शुरू किए। और द्विवेदी युग का यही खासियत है कि यहाँ से ब्रज भाषा पूरी तरह से बंद हो गया और खड़ी बोली में ही गद्य और पद्य दोनों का विकास होने लगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। गद्य और पद्य दोनों खड़ी बोली में कब से लिखा गया? द्विवेदी युग से लिखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहे कि पद्य और गद्य दोनों को हम लोग खड़ी बोली हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, जो भारतेंदु युग तक था, गद्य को खड़ी बोली में लिखा जाता था लेकिन पद्य को ब्रज भाषा में लिखा जाता था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किए, खड़ी बोली में ही गद्य और पद्य का विकास करना शुरू किए द्विवेदी युग से। स्वच्छंद धारा के कवि देखिए, वहाँ आप लोग देखे अनुशासन धारा के कवि जो ऊपर आप लोग देखे 6, ये सब अनुशासन धारा के कवि थे। श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत और सियाराम शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे। अब देखिए स्वच्छंद धारा के कवि कौन कौन थे, ट्रिक में हम लोग अच्छे से याद कर लेते हैं इसको। पहले भगवान राम का मुकुट देवी सीता का रूप, यानी जो भगवान राम का मुकुट है वो देवी सीता का रूप है। भगवा, भगवा से लाला भगवान दीन, याद रखिएगा, लाला भगवान दीन। ना से नाथूराम शर्मा शंकर और राम से राम नरेश त्रिपाठी, मुकुट से मुकुटधर पांडे, देवी से राय देवी प्रसाद पूर्ण, सीता से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और रूप से रूप नारायण पांडे। मुकुटधर पांडे शुक्ल छायावाद का प्रवर्तक बताया है, यानी कि मुकुटधर पांडे को जो छायावाद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? मुकुटधर पांडे जी को कहा जाता है। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार, क्योंकि सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे जी अपने एक निबंध में किए थे। सर्वमान्य रूप से यानी सर्वसहमत रूप से देखा जाए तो छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। इसको भी याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और एक ट्रिक है, देखिए, ये सबको याद करने के लिए भगवान शंकर और राम मुकुट को देवी को पूर्ण रूप से देकर प्रसाद स्नेह से बांटा और रूप को निहारा। ठीक है, अब देखते हैं नाथूराम शर्मा जी का जीवन परिचय। जन्म है 1859 ईस्वी, अलीगढ़। द्विवेदी के वरिष्ठ आर्य समाजी थे, ये याद रखिएगा, आर्य समाजी थे। समस्या पूर्ति में पारंगत थे और उपाधि क्या क्या मिला था इनको? कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगींद्र और साहित्य सुधाकर, यानी KBC। आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक से KBC, क्योंकि KBC
सी। कौन बनेगा करोड़पति नहीं है ये, ठीक है। KBC ट्रिक में आप लोग याद कर सकते हैं कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंद्र और सी से साहित्य सुधाकर, ये तीनों उपाधियां इनको मिली थी। ट्रिक है KBC कवि भारत के साहित्यकार, याद रखिएगा कवि भारत के साहित्यकार, KBC कवि भारत के साहित्यकार। इस तरह से आप लोग ये तीनों को याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक रचनाएं, ये पहले जो प्रारंभ में रचनाएं रचते थे, किस में रचते थे, ब्रज में। बाद में ये क्या कर लिए गए, खड़ी बोली में रचने लगे। मैं वहाँ भी आप लोगों को बताई कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत लोगों के रचनाओं में परिवर्तन लाए, गद्य को और पद्य को दोनों को खड़ी बोली में रचना करने के लिए प्रोत्साहित किए। काव्य की विशेषता, इनकी पदावली में उदंडता थी और फब्दियाँ व फटकार इनके काव्य की विशेषता है। पेशन करने वाले पर व्यंग, देखिए इस गिरिजा को छोड़ के ईसु गिरिजा में जाए, इस गिरिजा को छोड़ के ईसु गिरिजा में जाए, यानी इस गिरिजा यानी पार्वती और ईसु गिरिजा यानी गिरजा घर, ठीक है। इस तरह से वो व्यंग करते थे अपने रचनाओं में। रचनाएं शंकर सर्वस्व, ये देशभक्त वीरों, रचनाएं शंकर सर्वस्व देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अब शंकर सरोज दूसरा रचना उनका, और तीसरा है गर्भरंडारस्य, विधवाओं पर अनाचार एवं सामाजिक दुराचारों का वर्णन किया है इस रचना में। और अनुराग रत्न वियोग वर्णन में अतिशयोक्ति, शंकर नदी नद नदी सन के निरन की भाप, अंबर ते चली जाएगी काहू विधि विधि की बनावट न बचेगी, जो पेते वियोगिन की आह कड़ जाएगी। इस तरह से ये अपने अनुराग रत्न यानी वियोग वर्णन में अतिशयोक्ति करते हुए कहे हैं। फिर दूसरा है श्रीधर पाठक, जो द्विवेदी युग के सबसे वरिष्ठ में आते हैं। याद रखिएगा सबसे वरिष्ठ कौन है, द्विवेदी जी से सबसे वरिष्ठ कौन है, ये श्रीधर पाठक, यानी द्विवेदी जी से भी वरिष्ठ हैं। यानी जब क्रम से मिलाने को आ जाए जन्म काल के अनुसार तो सर्वप्रथम श्रीधर पाठक ही होंगे। ध्यान रखिएगा UGC नेट में अधिकतर इस तरह से कूट में पूछ लिया जाता है, कालक्रम अनुसार क्रम से मिलाइए और कुछ साहित्यकारों को दे दिया जाएगा, कुछ कवियों को दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा वहाँ आप लोगों का गलती नहीं होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का देखिए परिचय, जो इस द्विवेदी युग के पिता या जनक कहे जाएंगे, यानी इन्हीं के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा। तो इनका परिचय देख लीजिए। जन्म हुआ था 1864 ईस्वी, याद रखिएगा द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1864 ईस्वी। रायबरेली UP का दौलतपुर गांव में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1938 ईस्वी। देह त्याग, यानी देह त्याग कब हुआ था इनका, 1938 ईस्वी में देह त्याग किए थे। पिता राम सहाय द्विवेदी, कौन थे, राम सहाय द्विवेदी। आर्य समाजी थे ये, रेलवे में नौकरी करते थे, यानी रेलवे में नौकरी करते थे। याद रखिएगा यदि पूछ लिया जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कार्य क्या करते थे, तो रेलवे में नौकरी करते थे। 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, यानी 1903 से लेके 1920 तक ये संपादन किए। मैं आप लोगों को जो पहले वाले वीडियो है उसमें बताई हूँ, आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तो आप स्पष्ट नहीं जान पाएंगे कि क्या है क्या नहीं, सरस्वती पत्रिका क्या है, नागरिक प्रचारणी सभा क्या है, द्विवेदी युग का प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस तरह से उसकी भूमिका हुई। इस तरह से आप लोग यदि देखेंगे नहीं पहले वाले वीडियो को, यानी सभी वीडियो को आप लोग जब तक देखेंगे नहीं तो आप लोगों को आगे की जो हिंदी विषय संबंधित, साहित्य संबंधित या व्याकरण संबंधित है उसको आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर लीजिए कि आपको उस विषय से संबंधित कौन सा हिस्सा आप लोगों को अच्छा लगा। मैं इसलिए ये बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया और आप कितना अध्ययन कर रहे हैं उसको मैं देखना चाह रही हूँ। गद्य व पद्य के परिमार्जक थे, हिंदी को व्याकरण सम्मत बनाया, कवियों को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। गद्य व पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली,
याद रखिएगा, इनका जो गद्य व पद्य दोनों की भाषा थी वो क्या थी, खड़ी बोली थी। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही सबका संपादन करते थे, यानी सुधार भी करते थे और पद्य और गद्य दोनों को खड़ी बोली लिखने के लिए प्रोत्साहन भी किया था। तो इनकी जो रचनाएं थी गद्य और पद्य दोनों ही खड़ी बोली में रचे थे। गद्य रचनाएं, निबंध संग्रह है इनके, एक है रसज्ञ रंजन, दूसरा है साहित्य शिखर। और अन्य निबंध जो है उसको आप लोग ट्रिक में याद कर सकते हैं, के कवि और कविता, क्या हिंदी नाम की भाषा है, आर्य समाज का कोप। शुक्ल ने निबंधों को विचार परक परंतु नूतन भाषा शक्ति एवं नए नए विचारों की उद्भावना न थी। गद्य की पुस्तकें इनके थे MAS, याद रखिएगा MAS, माने MA आप किए हुए हैं और S जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यानी अपने मेरा नाम जैसे सुजाता है तो MAS, मैंने MA की हूँ कौन, सुजाता। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। महिला मोद, स्त्री शिक्षा, आध्यात्म ग्रंथ और संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र की, ठीक है। कालिदास की लालित्य योजना, HP द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी। ग्रंथकार के गुण व दोष को बताने वाले पहले लेखक हिंदी, कालिदास की आलोचना किसी ग्रंथकार की समीक्षा की प्रथम पुस्तक माना जाता है। याद रखिएगा, कालिदास की निरंकुशता पुस्तक लिखी, यानी क्या लिखे, ये कालिदास की जो निरंकुशता पुस्तक थी उसको लिखी। सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम से निबंध लिखा करते थे। याद रखिएगा, ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या नाम से लिखा करते थे, भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम से निबंध लिखा करते थे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इससे प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की थी। याद रखिएगा, उर्मिला के विरह वर्णन का आधारित महाकाव्य 1931 में ये प्रकाशित हुआ था। कौन सा, साकेत। साकेत का अर्थ है अयोध्या। याद रखिएगा, इसको भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। पद्य रचनाएं, द्विवेदी जी पर मराठी साहित्य का प्रभाव पड़ा एवं इन्होंने कवियों को सरलता से समझने वाली व सरल व संस्कृत निष्ठ वर्णिक छंदों वाली भाषा प्रयोग पर बल दिया, जो मोटी बुद्धि वाले लोगों को भी समझ आ जाए। प्रारंभ में ये ब्रज में लिखते थे, जैसे नागरी तेरी यह दशा, ये ब्रज में लिखा हुआ रचना है। अयोध्या का विलाप, ये भी ब्रज में लिखा हुआ है। मराठी साहित्य के प्रभाव से संस्कृत के वर्णिक छंदों व सरल भाषा प्रयोग पर बल दिया। काव्य संकलन देखिए इनका, काव्य मंजूषा सुमन 1900 ईस्वी, सरस्वती में हे कवित्व शीर्षक वाली कविता खड़ी बोली में, सर्गो नरक ठिकाना नहीं BM गुप्त बाबत। अनुदित रचनाएं हैं इनका, कुमार संभव सार, कुमार संभव कालिदास खड़ी बोली, और बैंकन विचार रत्नावली, बैंकन के अंग्रेजी निबंधों खड़ी बोली में अनुवाद किए थे, ठीक है। राय देवी प्रसाद पूर्ण रसिक समाज से संबंध रखते हैं। याद रखिएगा, ये नोट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। गद्य व पद्य दोनों का पद विन्यास समान करने को प्रेरित किया, जिससे रचनाएं इतिवृत्तात्मक हो गई, जो बातों की तरह थी। ऐसी रचनाएं स्थूल होती है, जिन्हें पढ़ने में माथा नहीं दुखाना पड़ता। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक में छपती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मर्यादावादी प्राचीन संस्कृति साहित्य में विश्वास करने वाले श्रृंगार के समर्थक नहीं थे। सरस्वती में प्रकाशन की तीव्र आकांक्षा के कारण मैथिली शरण गुप्त ने रसिकेंद्र उपनाम से श्रृंगार की रचना भेजी। द्विवेदी जी ने यह कसकर लौटा दिया, यानी रसिकेंद्र बनाने का जमाना अब लद गया है। मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की एक रचना हेमंत कविता थी। सुधाकर द्विवेदी जी द्वारा सरस्वती में गुप्त जी के नाम से ही प्रकाशित किया गया। अब आगे देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका अन्य उपनाम है कवि सम्राट। जन्म 1865 ईस्वी, निजामाबाद आजमगढ़ यूपी। मृत्यु 1947 ईस्वी। कवि समाज, बाबा सुमेर सिंह से संबंध था इनका, और समस्या पूर्ति के कारण कवि समाज द्वारा हरिओद, याद रखिएगा, हरिओद नाम दिया गया था। प्रारंभ में ब्रज भाषा में पुराने ढंग में रचनाएं किए।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से खड़ी बोली में रचनाएं प्रारंभ की, यानी प्रारंभ में वो भी ब्रज भाषा में ही पुराने ढंग से ही रचनाएं रचते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कारण प्रेरणा लेकर वो खड़ी बोली में रचनाएं प्रारंभ किए। द्विवेदी युग में बहुत से कवि हैं, तो इनका विस्तार से हम लोग अध्ययन करते चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में सभी का विस्तार एक एक करते हुए लेकर आऊँगी, तो आप लोग देख लीजिए इसमें कौन कौन साहित्यकार और हैं। लाला भगवान दीन, इनका भी हम लोग जीवन परिचय देख के आएंगे। रामचरित उपाध्याय, 7वां है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, याद रखिएगा। और फिर आगे है राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका भी देखेंगे जीवन परिचय और उनका प्रमुख रचनाएं। 8वां है मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद को गुरु बनाते हुए अपना जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हुए 9वां है राम नरेश त्रिपाठी, फिर इनके बारे में भी अच्छे से बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। सिया राम शरण गुप्त, जो मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं, उसको भी बहुत विस्तार से एक एक करते हुए हम लोग वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि यह बहुत बोझिल हो जाएगा आप लोगों को यदि एक ही में इसको ले आऊँगी तो। अब देखिए रूप नारायण पांडे, ये बहुत ही सीमित है। कवि संकलन वन वैभव पराग, और पत्रिका है इंदु और माधुरी पत्रिका। अन्य रचना है वन विहंगम, ठीक है, ये देख लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, जो सीमित हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जो विस्तारित लिए हुए हैं उसका मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि द्विवेदी युग के सभी साहित्यकारों का विश्लेषण बहुत अच्छे से कर सकें। 14 है सैयद अमीर अली मीर, ये देवरी MP में और मीर मंडल कवि समाज की स्थापना किए थे। रचना है उलाहना पंचक और अन्योक्ति शतक। अब आगे देखिए कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु जी का है सागर MP, प्रसिद्ध व्याकरण, यानी व्याकरण के प्रसिद्धि थे ये कामता प्रसाद गुरु, तो आप लोग सुने ही होंगे, व्याकरण के बहुत ही प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु। ग्रंथ हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी का आदर्श एवं प्रमाणिक व्याकरण है। और कविता शिवाजी और दासी रानी। जगदम्बिका प्रसाद हितैषी 16 है, इसमें कल्लोलिनी कविता संग्रह है इनका, और नवोदिता कविता संग्रह है। ये 2 कविता संग्रह है किसका, जगदम्बिका प्रसाद हितैषी का। ठाकुर प्रसाद सिंह बंसी और मादल, उनका रचना। गिरधर शर्मा नवरत्न, इनका भी हम लोग डिटेल से देखेंगे, ज़्यादा है इसीलिए। गोपाल शरण सिंह, रचना मानवीय नारियों के विभिन्न रूप, माधवी, दुल्हिनम, वीरांगना, अभागिनी, देवदासी, अपेक्षिता का चित्रण। मोहनलाल महतो वियोगी, आर्याव्रत, निर्माल्य, श्याम नारायण पांडे और पुरोहित प्रताप नारायण, गोकुल चंद्र शर्मा। खंड काव्य है इनका गांधी गौरव, याद रखिएगा, खंड काव्य गांधी गौरव। द्वारिका प्रसाद मिश्र, इनका एक प्रबंध काव्य है कृष्णायन, 7 कांडों में लिखा हुआ है। अनूप शर्मा सिद्धार्थ महाकाव्य बुद्ध के जीवन पर लिखे हुए हैं, 18 सर्ग की प्रबंध रचना है इनका। अनूप शर्मा आधुनिक काल का भूषण कहा जाता है, अनूप शर्मा को याद रखिएगा। अब ब्रजभाषा साहित्य इनकी जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कवि रत्न, बाबू श्याम सुंदर दास, ये सभी ब्रजभाषा में रचनाएं रचते थे। अब देखिए द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं? राष्ट्रीयता एवं नव जागरण। रचना स्वदेश संगीत, मैथिली शरण गुप्त जी का जो द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को राष्ट्रीयता और नव जागरण में दिखाता है। धरती हिलाकर नींद भगा दे, धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से योम जगा दे, देव कुछ लाग लगा दे। सामान्य मानवता, यानी इसमें सामान्य मानवता की भी बात कही गई है, द्विवेदी युग में प्रवृत्ति है उसकी। स्नेही कृषक क्रंदन, सिया राम शरण जो मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं, अनाथ नाथूराम शर्मा, गर्भरणा, रहस्य शंकर, ठीक है। नैतिकता और आदर्शवाद, यानी इसमें नैतिकता और आदर्शवाद भी देखने को मिलते हैं ये द्विवेदी युग में। इतिवृत्तात्मकता वर्ण प्रधान है और विषयनिष्ठ व स्थूल साहित्य रचना किया गया है इस द्विवेदी युग में। हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति BM गुप्त जो हम लोग पहले देखे थे,
गुप्त की जो कर्जनाना, ये सभी उनका व्यंग प्रवृत्ति से प्रकाशित रचनाएं हैं। विषय वैविध्य, कवि और कर्तव्य यानी MPD यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। चींटी से लेकर हाथी, पर्वत पशु तक, भिखारी से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बूंद से लेकर समुद्र पर्यंत जल तक, अनंत आकार, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, किसी भी विषय पर कविता की जा सकती है। यानी विषय वैविध्य इस तरह से है इसका, ये द्विवेदी युग का, कि किसी भी विषय पर कविता रचना की जा सकती है। छंद वैविध्य, यहाँ पे छंद वैविध्य भी देखने को मिलता है द्विवेदी युग में। दो तरह के यहाँ पे आप लोग देखिए, अनुशासन धारा और स्वच्छंद धारा। भाषा काव्य व गद्य दोनों की खड़ी बोली है। द्वैध पॉलिसी टू लैंग्वेज फिनिश्ड भाषा है इनका। काव्य रूप प्रबंध अधिक, मुक्तक कम, प्लस प्रगीत। मैथिली शरण गुप्त प्रगीत और मुकुरधर पांडे प्रगीत, ठीक है। ऊपर मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बता चुकी हूँ। प्रबंध मुक्तक रचना कौन कौन से हैं? उद्धव शतक और साकेत। उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर का और साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। इस तरह से आज हम देखें द्विवेदी युग की अनुशासन धारा और स्वच्छंद धारा के कवि और द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। कल हम सभी साहित्यकार यहाँ पे जितने भी कवि आए ऊपर मैथिली शरण गुप्त, इन सब का एक एक करके विस्तार से अध्ययन में लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। यदि आप लोग इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए कि आपको इसमें से कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि यह विषय हिंदी साहित्य प्रेमियों तक पहुँच सके। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।